सीआर में आज सुबह से ही बारिश होने के साथ मौसम खुशगवार हो गया। गुज़श्ता कई दिनों से लगातार हो रही गर्मी से बारिश ने राहत दी, लेकिन मुल्क की कौमी राजधानी में आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। हम आपको इस वक्त एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है और जो वीडियो में जो चीज आप देख रहे हैं वो दरअसल दिल्ली में तरक्की के नाम पर एक बदनुमा दाग है। आज की बारिश और बारिश की वजह से जमा हुए पानी में एक गरीब डूबकर आज फिर मर गया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब, नदी नाले में डूबने की खबर तो हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन यह तस्वीर जो स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं वो मुल्क की राजधानी दिल्ली की है, जहां पीएम रहते हैं, जहां सदर जमहूरिया रहते हैं, जहां वजीर दाखिला होते हैं, जहां वजीर दिफा होते हैं, जहां वजीर सेहत होते हैं, जहां तमाम मंत्रालय, तमाम वज़रा होते हैं और जहां एक चुनी हुई सियासी सरकार भी होती है। उन तमाम लीडरों और जिम्मेदारान के होते हुए उनकी नाक के नीचे, जहां से पूरा हिंदुस्तान चलता है, उसकी नाक के नीचे उत्तराखंड का ये मजदूर जो गाड़ी चलाने का काम करता था डूबकर मर गया, हुकूमत को शर्मसार कर गया। उत्तराखंड के रहने वाले कुंदन सिंह की लाश को दिल्ली के मंटू रोड के पास जमा पानी से निकाली गई। घर में एक बीवी है, 2 बच्ची है। आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आप स्क्रीन पर देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि किस अंदाज में इस दिल्ली के अंदर, जिसके बारे में यह कंसेप्ट नहीं है, तस्वुर नहीं किया जा सकता कि जो मुल्क की राजधानी है, जहां से पूरे हिंदुस्तान को चलाने के लिए कैसे चलाना है, तरक्याती प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए रोड मैप तैयार किया जाता है, बड़े बड़े माहिरीन यहां बैठे हुए हैं और तमाम कुर्सियां यहीं बैठी हुई हैं। उसके बावजूद भी नाक के नीचे सरकार के, मरकजी सरकार के और रियासती सरकार के होते हुए इस तरह की तस्वीर अगर देखने को मिले तो दिल्ली कौमी राजधानी, मुल्क की राजधानी में मरता तो गरीब ही है, मजदूर ही है। चाहे सूरत हाल जो भी है, कुदरती आफत हो, सरकारी आफत हो या गैर सरकारी आफत हो, लॉकडाउन हुआ मरा मजदूर, और उसके बाद नोटबंदी उससे पहले उसमें भी मजदूर मरा। जो भी सूरत हाल है, सैलाब में भी मजदूर ही मरते हैं, गरीब ही मरते हैं। यानी कि जो तस्वीरें अब बनती दिखाई दे रही है कि इन मजदूरों और गरीबों के मुकद्दर में मौत बहुत आसानी से लिख दी गई है। और आज दिल्ली में, दिल्ली जैसे रियासत में, दिल्ली जैसे मकाम पर, दिल्ली जैसे जगह पर मिंटो रोड की ये तस्वीर है। ये आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त वो लाश निकाल रहे हैं, वो पानी साफ नहीं करे, वो लाश निकाल रहे हैं। कुंदन सिंह नाम है, उत्तराखंड का रहने वाला है। घर में अब सिर्फ एक बीवी और 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। बच्चियों का क्या होगा, कैसे उनके घर का खर्चा चलेगा, घर वाले उनके आगे की जिंदगी क्या कैसे चलेगी, कोई नहीं पूछता। घर के खाने के लिए, बाल बच्चों के पाल पोषण के लिए वो घर से दूर दिल्ली पहुंचा था, लेकिन दिल्ली इतनी सितमगर होगी इसका अंदाजा शायद कुंदन सिंह को नहीं था। यही वजह है कि आज वो मिंटो रोड पर पानी जमा होने की वजह से डूबकर तड़प तड़प कर मर गया। लाश आपके सामने स्क्रीन पर देख लीजिए, दिल्ली का तमाशा। और जहां से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर जो दिन रात दावा करते हैं, आपके गांव तक पहुंच के दावा करते हैं, आपके शहर तक पहुंचकर दावा करते हैं, उनके नाक के नीचे ये लाश है। आप उनसे कभी पूछ लीजिएगा कि जिस दिल्ली से मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, उस दिल्ली की हालत यह है कि गरीब मजदूर जाकर डूबकर मर जाता है, उस दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे, चाहे वो दिल्ली की रियासती सरकार हो। जिम्मेदारियां बांट लेंगे, बाद में जिम्मेदारियां बांटिएगा, इल्जामात एक दूसरे पर लगाइएगा, लेकिन कुंदन सिंह की मौत का जवाब कौन देगा? कुंदन सिंह की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? यह सवाल है। इसलिए सवाल है कि मुल्क की राजधानी में यह वाकया पेश आया है। दूसरी रियासतों में, खासतौर से देही इलाकों में, बिहार, यूपी में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, क्योंकि देहात का इलाका वहां ज्यादा है, समंदर किनारे आबादियां बसती हैं और सैलाब के मौसम में इस तरह की तस्वीरें आती हैं। लेकिन कौमी राजधानी दिल्ली से इस तरह की तस्वीर का कोई सोच नहीं सकता है कि मुल्क की राजधानी में कोई गरीब, कोई मजदूर डूब कर मर जाएगा। और आज ये सब कुछ गलत हो गया और सच सामने आया कि मुल्क की राजधानी में भी गरीब मर सकता है, और वो भी डूब कर, और वो भी बारिश की वजह से। सैलाब भी नहीं आया, बारिश की वजह से पानी जमा हुआ, और पानी इस अंदाज में जमा हुआ कि सरकार उस पानी को पास नहीं करा सकी और निकाल ना सकी। सरकार नाकाम रही है, मजबूरन इस मजदूर कुंदन सिंह ने अपना दम तोड़ दिया उस पानी में, गंदे पानी में डूबकर। सरकार यहीं पर है,
सारे लोग यहीं पर है। उसके बाद भी कुंदन मर गया। अब आप खुद सोच लीजिए कि मुल्क की राजधानी की सूरत हाल क्या है। दिल्ली में बारिश की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से आज मुतासिर हुई। दिल्ली में एक दो तंजीमें नहीं है, कई तंजीमें ऐसी हैं जो बारिश और कुदरती आफात का मुकाबला करने के लिए, कुछ केजरीवाल सरकार के मातहत है और कुछ मरकजी सरकार और कुछ एमसीडी के मातहत, जिन पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन फिर भी सालों से इस तरह की तस्वीरें मिंटो रोड और दीगर हिस्सों में देखने को मिलती रही। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है और आज कुंदन सिंह को इसी दिल्ली में डूब जाना पड़ा। लाश निकाली जा चुकी है, आगे की कार्रवाई चल रही है, लेकिन दिल्ली में इस लाश पर सियासत न हो और एक दूसरे पर इल्जामात के तीर न चलाया जाए, ऐसा भला कैसे मुमकिन है। दिल्ली की आज की तस्वीर इंतहाई डरावनी तस्वीर है। बारिश की वजह से एक तरफ जहां कई मकानात के गिरने ढहने की खबर है, वहीं कुंदन सिंह की मौत की भी खबर आ गई। इस बारिश की वजह से लाश आपके सामने है। हमने उस पानी के बीच से भी आपको लाश निकालते हुए दिखाया और लाश को अस्पताल ले जाते हुए दिखाया पोस्टमार्टम के लिए, आगे की जो कार्रवाई है। लेकिन इस बीच जो सियासत है, वो सियासत कहीं भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। लाश पर भी सियासत होती है। यहां पर अब इल्जामात के तीर बरसाए जा रहे हैं। जिम्मेदारी कबूल करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। जवाबदेही किसकी है? दिल्ली एमसीडी की, जल विभाग जल महकमा की, दिल्ली सरकार की, मरकजी सरकार की, या फिर एमसीडी की? किसकी जिम्मेदारी है ये तय नहीं किया जा रहा है। सियासत है कि अपने शबाब पर है और लाश पर सियासत एक रिवायत बनती जा रही है। यही वजह है कि आज दिल्ली में जब कुंदन सिंह की खबर मिली मौत की, तो फिर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई। आप भी सुन लीजिए। तो ये तस्वीर आईटीओ के पास से जो इस वक्त स्क्रीन पर है, आईटीओ के पास की तस्वीर है। घर नाले के पास जो घर तामीर था, उस घर को के गिरने और ढहने की तस्वीर सीधे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इस वक्त उन इलाकों में भी बचाव और राहत का काम किया जा रहा है और खबर है कि वहां अब तक के जानी नुकसानात की खबर नहीं मिल पाई है, माली नुकसानात की खबर जरूर है। लेकिन ये दिल्ली में इस तरह की पहली बार इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही कि दिल्ली में कोई डूब कर मर गया और इस तरह से घर पानी में या फिर नाले के दबाव में बारिश की वजह से इस तरह से घरों को नुकसान पहुंचता हुआ। ये दोनों तस्वीरें पहली बार दिल्ली की तारीख में देखने को मिली। देखिए, जिम्मेदारी सीधी सीधी दिल्ली सरकार की है। दिल्ली में मल्टीपल एजेंसियां काम करती हैं। पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंडर काम करता है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का एक हिस्सा है, डीएसआईडीसी दिल्ली सरकार का हिस्सा है, फ्लड दिल्ली सरकार का हिस्सा है। जब ये चारों एजेंसियां दिल्ली सरकार की हैं, नगर निगम के पास तो जो हमारी जो 122 किलोमीटर जो हमारे नाले हैं, उन सब नालों को हमने रियलिटी चेक किए। 24 आरयू भी हमारे अंडर आते हैं, उनको मैं भी देख कर आया हूँ। जहाँ जल भराव है वहाँ पे हमने पंप लगवाए, अधिकारियों को लगाया। आज पूरी दिल्ली में हमारे कर्मचारी अधिकारी सड़क पर है, हमारे कमिश्नर भी घूम रहे हैं, मेयर भी घूम रहा है। दिल्ली सरकार कहाँ है? दिल्ली को ऐसी समस्याओं से जूझने थोड़ी देना है, उनको ऐसी समस्याओं से बचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दिल्ली सरकार गैर जिम्मेदार रवैया अपनाएगी तो दिल्ली ऐसी घटनाओं से होती रहेंगी। उसमें ये बताया जा रहा है कि एक जगह वाटर लॉगिंग थी और उसमें से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश एक जो छोटा हाथी चलाने वाले एक ड्राइवर वो कर रहे थे और उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को अपने स्तर पे सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है और जब कोई अचानक परिस्थिति पैदा हो जाती है उसके लिए आप तैयार नहीं होते। मुझे लगता है कि बारिश इतनी ज़्यादा हो जाएगी और इस तरीके से जल भराव होगा, ये किसी ने नहीं सोचा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर कई एजेंसीज हैं, जैसे एमसीडी है, पीडब्ल्यूडी है, एनडीएमसी है और जल बोर्ड है। तो अलग अलग जगह जल भराव की समस्या से या नाले की सफाई की समस्या को देखने की अलग अलग एजेंसी, अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी है। वो भी एक कारण है, वो भी एक समस्या है कि भाई किस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पे जल भराव है, कहाँ
एमसीडी के कारण है, कहाँ हमारे कारण है, ये देखना होगा। देखिए, बहुत दुखद घटना हुई है। जिस तरह मिंटो ब्रिज पे बस और टेम्पो फंसा और वहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, बहुत दुखद घटना है। भारतीय जनता पार्टी उनकी मृत्यु पर दुख भी व्यक्त करती है और साथ ही साथ हम कोई ब्लेम गेम करना नहीं चाहते। ये बिल्कुल स्पष्ट है, दिल्ली सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी। मिंटो ब्रिज का जो एरिया है वो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। जहां संप वेल बना हुआ है और जहां पंप लगा हुआ है, उस संप वेल और पंप जो उन्होंने समय से चालू नहीं किया, अगर वो समय से चालू होता तो वहां पानी नहीं भरता। और वो जो पानी संप वेल से वो लिफ्ट करके जिस लाइन में डालते हैं वो जल बोर्ड की लाइन है और वो जल बोर्ड की लाइन उन्होंने साफ नहीं की थी, जो ऑलरेडी चौक थी। ये बात पहले ही हम उठाते रहे हैं कि दिल्ली में दिल्ली सरकार इस समय नालों की सफाई और अपनी जितनी भी लाइन है उनको क्लियर करने की बात हमने पहले भी कही थी, जो उन्होंने समय से नहीं की। अगर समय से दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड कार्रवाई करते तो ये दुर्घटना नहीं होती। और ये तब हो रहा है जब हर साल की कहानी है, हर साल ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो उन्हें पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। जो डेथ हुई है वो तो बहुत दुखद है और उसकी ना कोई भरपाई हो सकती है ना उसका कोई एक्सक्यूज़ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पानी भरने की बात है, पानी हर साल बारिश होती है और सारी एजेंसियाँ, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा जल बोर्ड, सारे मिलके पूरा प्लान बनाते हैं, फ्लड प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये ज़रूर है कि इस बार कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते और हमारी बहुत सारी एजेंसियों का कुछ हिस्सा कोरोना मैनेजमेंट में भी लगा हुआ था, तो उस वजह से कुछ चीज़ें हो सकता है छूटी हों, लेकिन जहाँ भी कमी है हम उसको पूरी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी खुद लगातार इन चीज़ों पर नजरानी रखे हुए हैं। उन्होंने जब फ्लड कंट्रोल ऑर्डर हुआ था उसकी भी पूरी बैठक की थी और अभी भी सुबह से एक एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, खुद एक एक जगह फ़ोन करके इंजीनियर से रिपोर्ट ले रहे हैं। और मिंटो ब्रिज की जहाँ तक बात है, मिंटो ब्रिज पे हर साल पानी भरता है और हर साल उसमें पंप चलाया जाता है। इस बार भी पंप चला के उसको निकलवा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने सुबह से उसमें कोशिश की है कि जितना जल्दी साफ़ हो जाए। और भी जहाँ जहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही हैं उनको सबको ठीक करा रहे हैं। पर अचानक इस तरह से कोई अगर बारिश होगी, कहीं पानी भरेगा तो उसको पूरा निकालेंगे। उसके बारे में पता चला है, उसमें रेस्क्यू टीम अभी काम कर रही है और जो भी नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी की जाएगी, लेकिन वहाँ से भी आगे इस तरह की घटना ना हो, उस तरह के निर्देश दिए मुख्यमंत्री जी ने। मैं बीजेपी को भी कहूँगा, नगर निगम है उनके पास में, दिल्ली सरकार की एजेंसियाँ, नगर निगम, सबको मिलके काम करना है और मिलके काम करें। इस वक्त ये कोरोना के समय से देश आगे आया है, दिल्ली में कोरोना की स्थिति बहुत ख़राब थी। एजेंसीज उस पर भी काम कर रही हैं, इस पर भी काम कर रही हैं। मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहूँगा कि मिल के काम करने का वक्त है। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के छोड़ देने का नहीं है। कहीं हो सकता है दिल्ली सरकार के किसी विभाग की कमी हो, कहीं हो सकता है नगर निगम की कमी हो। एक दूसरे डिपार्टमेंट की कमियां निकालने की जगह अगर दिल्ली सरकार और नगर निगम मिल के काम करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा दिल्ली के लिए। मैं बीजेपी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नगर निगम के तमाम अधिकारियों को, अपने मेयर्स को, सबको इस काम पे लगाएं और मिल के काम करें। अगर दिल्ली में कोई भी परेशानी आ रही है तो मिल के उसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपस में एक दूसरे पे भी आरोप लगाने का समय नहीं। और इस वक्त एक बड़ी खबर लद्दाख को लेकर के आ रही है। इंडियन एयरफोर्स की एक बार फिर से मीटिंग होने जा रही है। खबर है कि इंडियन एयरफोर्स के टॉप कमांडर की एक मीटिंग होने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के टॉप कमांडर इस बात को लेकर के सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। मीटिंग होगी, ये हाई लेवल मीटिंग होगी। ये मीटिंग उस मौके से मुनक़िद होने वाली है जिसमें जबकि हिंदुस्तान के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद इस हफ्ते होने वाला है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2 दिनों का होगा और ये 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के दौरान जो हमें सोर्सेस से खबर मिल पा रही है, इसमें लद्दाख को लेकर के हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान जो सूरत हाल रही है, अभी जो करंट सिचुएशन है उस पर बात की जाएगी। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया तमाम कमांडर, 7 कमांडर इन चीफ के साथ इस मसले पर डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल को लेकर के, अरेंजमेंट को लेकर के क्या कुछ इंतजामात हैं
और क्या कुछ इंतजाम करने की ज़रूरत है, इन तमाम पहलुओं पर बाज़ाब्ता तौर पर गौर व खौज करेंगे और एक नया रोड मैप तैयार करेंगे। इस तरह की खबरें मिल रही है। टॉप कमांडर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ RKS भदौरिया की मीटिंग होगी, हाई लेवल मीटिंग होगी, लेकिन इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बार सबसे ज़्यादा फोकस किसी पर होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख को लेकर होगा। लद्दाख में हिंदुस्तान और चीन के दरमियान LAC पर जो सूरत हाल है उसमें एयरफोर्स की जानिब से क्या कुछ किया गया उसका जायजा लिया जाएगा। साथ ही साथ और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या और डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत है या फिर और क्या कुछ नया किया जा सकता है, तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि मिराज 2000, सुखोई 30 और MiG-29 ये सब फाइटर्स पहले ही से फॉरवर्ड बेस की तरफ नस्ब किए जा चुके हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जो एयरफोर्स की जानिब से इंतजाम किए गए हैं सरहदी सलामती के लिए और सूरत हाल को देखते हुए, ऐसे मौके से ये मीटिंग 22 जुलाई से जो शुरू होने जा रहे कॉन्फ्रेंस, कमांडर कॉन्फ्रेंस इस हफ्ते, इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इशू अगर कोई रहेगा तो LAC पर जो सूरत हाल है, LAC पर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो तनाव की सूरत हाल बरकरार है और हिंदुस्तान की सरकार जो इकोनॉमी लेवल पर चीन के खिलाफ फैसले कर रही है, चीन को सबक सिखाने के लिए फैसले कर रही, कंपनियों को ब्लॉक करने के लिए या फिर इससे पहले चाइनीज ऐप को बैन करने की बात हो, तो इकोनॉमी लेवल पर हिंदुस्तान की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं उसकी वजह से चीन की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। यही वजह है कि चीन ने अभी जो चीन और हिंदुस्तान के दरमियान जो फिंगर पॉइंट्स को लेकर के, LAC में पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर के जो अफवाज के पीछे हटने की खबरें, उन तमाम खबरों के बीच हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान की एयरफोर्स, नेवी सब के सब बहुत ही बारीकी से चीन की चाल पर नजर बनाई हुई है। ऐसे में 2 दिनों का ये कमांडर कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम माना जा रहा है। खास मौके से 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसमें लद्दाख पर सबसे ज्यादा बात होगी। और जो खबरें मिल पा रही है कि एयर चीफ की मीटिंग भी चीफ कमांडर्स इन चीफ जो 7 कमांडर इन चीफ है सबके साथ एक खास मीटिंग होगी और उसमें अरेंजमेंट को लेकर के बातचीत की जाएगी कि क्या कुछ करने की जरूरत है, क्या कुछ किया गया है और अब आगे की सूरत हाल क्या कुछ होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के बाज़ाब्ता डिप्लॉयमेंट को के सूरत हाल पर ऑपरेशनलाइजेशन के हवाले से इन तमाम चीजों, खास से राफाल फाइटर जेट की के जैसे आमद की बहुत ही दिन करीब रह गए हैं, तो राफेल जेट के हवाले से भी बात की जाएगी कि उसके अरेंजमेंट को लेकर के कहाँ नस्ब करना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्या कुछ उसको लेकर करने की जरूरत है। तो इन तमाम पहलुओं पर बाज़ाब्ता तौर पर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 22 जुलाई से होने जा रहा है, लेकिन इस कमांडर कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख और LAC को लेकर के हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो सूरत हाल है और उसमें एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स का जो रोल रहा है उस रोल पर बात होगी और आगे क्या कुछ करने की जरूरत है। इन तमाम चीज़ों पर बाज़ाब्ता तौर पर रोड मैप और ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश की जाएगी, ऐसी खबरें जराए से मिल रही है। लेकिन ये 22 जुलाई से होने वाला कमांडर कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, चूंकि एक खास टॉपिक पे, खास इशू पे सबसे ज्यादा बात होगी और उसे हम लद्दाख कहते हैं। अब बात जरा करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना का कहर उरूज पर है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 38,902 यानी 39,000 के पास मामला सामने आने के बाद मुतासरा अफराद की तादाद हिंदुस्तान में 10,77,000 से ज्यादा हो चुकी है। मुल्क में गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 32,000 से ज्यादा केसेज आए हैं। जुमेरात को 32,695 आए थे, जुमा को 34,956 आए, हफ्ता को 34,884 मामले की तस्दीक हुई थी। इधर वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन से 38,902 केसेस सामने आए, जिसके बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 10,77,618 हो गई है। मरने वालों की तादाद में 543 का मजीद इजाफा हुआ है और अब यह मजमूई तादाद 26,816 हो गई है। इधर मजमूई तौर पर 6,77,423 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है कि कोरोना से ठीक होने वाले अफराद की तादाद 6,77,000 यानी कि
करीब करीब 7 लाख के आसपास पहुंचती है तादाद दिखाई दे रही है, 6.25 लाख को क्रॉस कर चुकी है ऐसे लोगों की तादाद जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी और खुशाइंद खबर है। इधर एक्टिव केसेस की बात करेंगे तो 3,73,000 यानी 4.25 लाख के आसपास एक्टिव केसेस अभी भी हिंदुस्तान में हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में नए केसों के मुकाबले सेहतमंद होने वालों की तादाद में इजाफा के बायस सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मगरबी बंगाल में इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र में मुतासरा अफराद की तादाद 3 लाख से तजावुज कर चुकी है। तमिलनाडु में 1,65,000 और दिल्ली में 1,21,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि कर्नाटक चौथे नंबर पर है जहां इस इन्फेक्शन के 59,000 से ज्यादा केसेज आ चुके हैं। इधर बिहार में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है और रोजाना की बुनियाद पर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल बिहार में कोरोना मुतासरीन की तादाद 25,000 तक पहुंचती दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच मरकजी वजारत सेहत की जानिब से एक मेडिकल टीम भेजी गई है। बिहार के लिए यह टीम पहुंची है जिसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल भी हैं। उनके हमराही में उनकी क़यादत में 3 रुकनी टीम बिहार रवाना किया गया है इस टीम को, और यह टीम बिहार पहुंच चुकी है जो बिहार में कोरोना वायरस की सूरत हाल और जिस तेज रफ्तारी के साथ कोरोना वायरस की तादाद में बिहार के अंदर इजाफा हो रहा है उसका गौर से जायजा, बहुत ही करीब से जायजा लेगी ये टीम और हालात को किस तरह से काबू में किए जाए इस हवाले से भी बात की जाएगी। तो बिहार में कोरोना वायरस के केसेस के बढ़ने के साथ ही बिहार सरकार के अपील पर मरकजी वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि अब एक टीम जो पहुंची है बिहार के लिए वो बिहार में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेगी। और इस वक्त एक और बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से खबर मिल रही है कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने तमाम चीफ मेडिकल ऑफिसर को एक खत लिखा है और कहा है कि पेड आइसोलेशन फैसिलिटी होटल में अरेंज किया जाए फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, खासतौर से डॉक्टर को भी इसमें शामिल किया गया है। कहा गया कि अगर उन्हें होम आइसोलेशन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती है तो पेड आइसोलेशन के लिए का इंतजाम किया जाए। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने तमाम चीफ मेडिकल ऑफिसर्स को खत लिखा है और इसमें यह भी कहा है कि पर डे होटल रूम का चार्ज 4,000 होना चाहिए, ये इसमें खाना भी शामिल है। तो ये एक और पटना की बात है और साथ ही साथ 3,000 दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कहा गया है। मंडल हेडक्वार्टर में 2500 पर होटल रूम इन अदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट, यानी दूसरे अगर पटना से बाहर कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होटल में मेडिकल स्टाफ को अगर आइसोलेशन वार्ड दिए जाते हैं या सेपरेट आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है फ्रंट लाइन वर्कर को, तो उन्हें योमिया का 2,500 रुपये खर्च आएंगे उन पर। 4,000 होटल रूम का खर्चा पटना में है और साथ ही साथ हाउसिंग मंडल हेडक्वार्टर में 3,000 का खर्चा है। तो ये बाज़ाब्ता तौर पर बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से खासतौर से उन लोगों के लिए जो मेडिकल के फ्रंट लाइन वर्कर है उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है आइसोलेशन के लिए, तो होम आइसोलेशन के लिए, तो उन्हें अब होटल में रखने की बात कही गई है। पेड आइसोलेशन होगा, लेकिन ये साफ नहीं है इसमें कि पेड पेमेंट क्या सरकार की तरफ से पेमेंट की जाएगी या फिर जो फ्रंट लाइन वर्कर है वो खुद, लेकिन गालिब इम्कान है कि इसमें सरकार की तरफ से ही पेमेंट की कोशिश होगी मेरे ख्याल से। लेकिन अभी तक बिहार सरकार की तरफ से इस तरह की कोई सफाई अब तक के नहीं आई है। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द इस पर सफाई आ जाएगी। लेकिन मेडिकल की जो टीम पहुंची है बिहार, ये बिहार में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेगी और दिल्ली आकर के बिहार की सूरत हाल पर एक ब्लूप्रिंट तैयार करके वजारत सेहत को पेश करेगी। उसके बाद वजारत सेहत की जानिब से यह तय किया जाएगा कि आगे क्या कुछ करने की जरूरत है। इधर कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर झूठ को इदाराजाती तौर पर पेश करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मुल्क को इस साजिश की कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कहा कि पहले बीजेपी हुकूमत ने कोविड-19 से होने वाली अमवात और कोविड टेस्ट पर झूठ बोला, फिर मजमूई घरेलू मसनूआत जीडीपी पैमाइश का पैमाना बदला और अब चीन के तय गलत बयानी की जा रही है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी ने झूठ को अदारा की शक्ल दे दी है। कोविड-19 के टेस्ट पर पाबंदी लगाकर उससे होने वाली अमवात के बारे में गलत मालूमात देकर
जीडीपी के लिए एक नए हिसाब किताब का तरीक़ाकार इस्तेमाल करके और चीनी जारहियत के मद्देनज़र मीडिया में खौफ का माहौल बनाकर गलत फहमी जल्द ही दूर होगी, राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मुल्क को कीमत चुकानी पड़ेगी। राहुल गांधी ने कल भी मरकजी सरकार पर हमला करते हुए और उसकी पॉलिसियों का मुआयना साबिक़ बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म न्यूलर चैम्बरलेन से किया था, जो दूसरी जंग अज़ीम को रोकने के लिए इस अहमद के साथ जर्मनी के तानाशाह हिटलर से मिलने गए थे कि चेकोस्लोवाकिया मामले में मुआहदे के बाद जर्मनी हमला नहीं करेगा। तो राहुल गांधी की जानिब से मरकजी सरकार पर हमले का और तनकीदों का सिलसिला जारी है। बड़ी खबरों का एक खास बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए और इस बुलेटिन का